नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे साहित्यिक संपदा और साहित्यिक संपदा में विशेष रूप से हम बात करेंगे कालिदास की। देखिए, कहा जाता है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। भारतीय साहित्यिक विरासत की हम बात करें तो भारतीय साहित्य हमारी संस्कृति का दर्पण है। इसमें संस्कृत साहित्य भारत का एक राष्ट्रीय गौरव है। यह संस्कृत साहित्य एक विशाल वृक्ष के समान है। वेद उसका मूल है तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण उस विशाल वृक्ष के विभिन्न अंग और शाखाएं हैं जिन्होंने इस साहित्यिक वृक्ष को सुदृढ़ रूप में आज तक अस्तित्व में बनाए रखा है। अतः यदि हम अपनी गौरवमयी संस्कृति को देखना और समझना चाहते हैं तो हमें साहित्यिक विरासत रूपी दर्पण को देखना होगा। संस्कृत साहित्य सामान्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो है वैदिक संस्कृत साहित्य और दूसरा है लौकिक संस्कृत साहित्य। देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य के तहत हम कालिदास की रचनाओं को भी ले सकते हैं। वाल्मीकि एवं वेद व्यास के उपरांत संस्कृत साहित्य को अपनी अनुपम कृतियों से समृद्ध करने तथा उच्चतम स्थान दिलाने का श्रेय महाकवि कालिदास को प्राप्त है। यदि हम कालिदास के जीवन वृत्त या काल निर्धारण की बात करें तो भारतीय साहित्य विशेषतः लौकिक संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कालिदास की गणना सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार के रूप में की जाती है। कालिदास केवल उच्च साहित्यकार ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के पक्षधर और आदर्शों के संवाहक लेखक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की। गुप्तकालीन सामाजिक परिवेश उनके काव्यों में जैसा प्रत्यक्ष हुआ है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाओं ने कालिदास की ख्याति को विश्व भर में विख्यात किया। विश्व साहित्य में कालिदास का नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है। कालिदास के जीवन तथा उसकी जन्म की तिथि के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है और उसके संदर्भ में अलग अलग तर्क होने के निम्न कारण माने जा सकते हैं। पहला तो कालिदास स्वयं ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है और कालिदास नाम के साथ कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। साथ ही संस्कृत साहित्य में बाद में कालिदास नाम न रहकर एक उपाधि बन गया था। तो इन सब कारणों से कालिदास के संदर्भ में विद्वानों की अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। जन्म स्थान की हम बात करें तो अधिकांश विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी माना है और वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि कश्मीर के ब्राह्मण कुल में वे उत्पन्न हुए थे। अपनी कवित्व शक्ति तथा प्रतिभा के कारण ही कवि कुल गुरु उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया है। यदि हम उनके काल निर्धारण की बात करें तो कालिदास का जीवन वृत्त उपलब्ध न होने के कारण अभी तक उनका काल निर्धारण एक विवादपूर्ण बना हुआ है। कई विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म प्रथम शती ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैन ग्रंथ कथा सागर से ज्ञात होता है कि प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में उज्जैनी के विक्रमादित्य नामक एक राजा हुआ था। उसने शकों को परास्त किया और उस विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत चलाया था। कालिदास ने अपने काव्य में विक्रम शब्द का प्रयोग बार बार किया है। इसके अतिरिक्त आपने विक्रमो उर्वशम की भी रचना की थी। अतः कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कालिदास पहली शती ईस्वी पूर्व में हुए थे, परंतु अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। उनकी धारणा है कि कालिदास गुप्तकालीन कवि थे और गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसका टाइम 380 से 413 ईस्वी है के समकालीन थे। इस धारणा के प्रमाण में वो निम्नलिखित तर्क देते हैं। कालिदास ने रघुवंश में राजा रघु की दिग्विजय का वर्णन किया है। वह बहुत कुछ हरिसेन द्वारा वर्णित समुद्रगुप्त की विजयों से समता रखता है।
गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया था। इससे पूर्व विक्रमादित्य नाम का अन्य शासक नहीं हुआ। कालिदास ने अपने ग्रंथों में भौतिक समृद्धि, शांति और वैभव का जो वर्णन किया है वो गुप्तकालीन है। ज्ञातव्य है कि गुप्तकालीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। कालिदास ने अपनी कृति रघुवंश में हूण आक्रमण का उल्लेख किया है। हूण आक्रमण भारत में गुप्त शासकों के समय ही हुआ था। ऐहोल अभिलेख में कालिदास का वर्णन एक महाकवि के रूप में हुआ है। इस अभिलेख का समय 634 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मंदसौर अभिलेख में कालिदास की रचनाओं की झलक मिलती है और इस अभिलेख का समय 473 ईस्वी है। अधिकांश विद्वानों ने कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजकवि बताया है। साथ ही ये भी माना है कि उसके 9 रत्नों में से एक रत्न वे थे। कालिदास की रचनाओं की हम बात करें तो कालिदास के द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए, कुमार संभव और रघुवंश। साथ ही 2 खंडकाव्य लिखे गए, मेघदूत और ऋतुसंहार। नाटकों की हम बात करें तो मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम उनके द्वारा लिखा गया। कुमार संभव की यदि हम बात करें तो ये कालिदास का प्रथम महाकाव्य था। इसमें 17 सर्ग हैं और इस महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह, कुमार के जन्म, तारकासुर की वध की कथा प्रमुख रूप से उल्लेखित है। साथ ही शेष प्रासंगिक कथाएं भी इसमें हमें मिलती हैं। 8 सर्ग को प्रमाणिक माना गया है, शेष को बाद में जोड़ा गया। इसमें सरस एवं कोमल भावाभिव्यक्ति, अलंकारों का सुंदर प्रयोग, प्रकृति का सुरम्य चित्रण हमें देखने को मिलता है। साथ ही संयोग और वियोग का भी अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। रघुवंश की यदि हम बात करें तो यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। शास्त्र के नियमों की दृष्टि से यह महाकाव्य एक सुंदर उदाहरण है। इसकी काव्यगत विशेषताएं कालिदास की परिपक्व काव्य कला की प्रतीक है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं, जिसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंशीय अर्थात सूर्यवंशीय राजाओं के चरित्र का चित्रण है। रघुवंश कुमार संभव से अधिक विस्तृत है और प्रथम सर्ग में रघु के जन्म की पृष्ठभूमि का वर्णन है। रघु सारे भारतवर्ष को विजय करता है तथा भारत का सार्वभौमिक सम्राट बन जाता है। 10 और 15वें सर्ग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इस महाकाव्य में जीवन के अनेक पहलू स्वाभाविक रूप से प्रकट हुए हैं। इसके बाद हम बात करें मेघदूत की। यह कालिदास की उत्कृष्ट गीति काव्य रचना है। कुबेर के हिसाब से रामगिरी में निर्वासित एक यक्ष वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर मेघ द्वारा अपनी अलका निवासिनी प्रिया को संदेश भेजता है। वास्तव में इस काव्य में गागर में सागर भरने वाली जो बात है वो सार्थक हुई है। इसमें वियोग, श्रृंगार रस और का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ऋतुसंहार ये खंड काव्य कालिदास की प्रथम रचना माना जाता है। इस काव्य को कुछ विद्वान कालिदास की कृति नहीं मानते, क्योंकि इसकी भाषा और शैली में वैसा गठन और लालित्य नहीं है जैसा कालिदास के अन्य रचनाओं में परिलक्षित होता है। परंतु यह एक भ्रामक अवधारणा है। किसी भी लेखक की कृतियों में आयु के साथ साथ इस प्रकार का भेद दिखाई देना स्वाभाविक है। इस कृति में 6 सर्ग है और प्रत्येक सर्ग में पृथक पृथक क्रमशः ग्रीष्म के वर्णन से प्रारंभ करके वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत ऋतुओं के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस काव्य में मानव प्रकृति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। निश्चय ही ये कालिदास की प्रतिभा के अनुरूप है। मालविकाग्निमित्र की यदि हम बात करें, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। इसमें शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र और उसकी रानी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा हमें देखने को मिलती है। मालविका अपने लावण्य सौंदर्य से अग्निमित्र का हृदय जीत लेती है और रानी इरावती
जब इस प्रेम व्यापार का पता लगता है तो मालविका को कारावास में बंद करवा देती है। अंत में मालूम होने पर कि मालविका भी राजकुमारी है, तब अग्निमित्र से विवाह हो जाता है। और नाटक कला की दृष्टि से मालविका मित्र एक अत्यंत सुंदर रचना है। संवाद आकर्षक है, हृदयों को छूकर झंकृत करने वाले हैं। विक्रमो उर्वश्यम की यदि हम बात करें तो ये कालिदास का दूसरा नाटक है। मालविका मित्र का इतिवृत्त ऐतिहासिक है, किंतु विक्रमो उर्वश्यम पौराणिक है। पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम से संबद्ध इतिवृत्त को लेकर कालिदास ने 5 अंकों में नाटक का प्रणयन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की यदि हम बात करें तो यह नाटक कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। विश्व की अनेक भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसमें 7 अंक हैं और इसका कथानक महाभारत के प्रसिद्ध शाकुंतलोपाख्यान पर आधारित है। इस नाटक के द्वारा शकुंतला और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रेम कथा प्रकट की गई है। इसमें नाटक रचना संबंधी और काव्य प्रतिभा का पूर्ण परिपाक आभासित होता है। यह नाटक रोचकता, रचना कौशल और सरलता के कारण संस्कृत के समस्त दृश्य काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि काव्य में नाटक सुंदर है तो वो शकुंतला है, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें चंदवंशी राजा दुष्यंत व मेनका पुत्री शकुंतला के प्रणय, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का प्रभावोत्पादक रसग्राही वर्णन है, जिसमें कवि ने अपनी प्रतिभा से आवश्यक परिवर्तन कर सुंदर रूप में चित्रित किया है। कवि की सबसे महान विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक पात्र चरित्र की दृष्टि से सुदृढ़ एवं आदर का पात्र है। अब बात आती है कालिदास की काव्यगत और नाटकीय विशेषताओं की।